हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन कक्षा 8 का है। कक्षा 8 के पाठ 4 का है। भारत में शक्ति के साधन, पृथ्वी और हमारा जीवन से है। बहुविकल्पी प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। कक्षा 8 के पाठ 4 से भारत शक्ति के साधन से जितने प्रश्न के द्वारा ये पाठ आपको कंठस्थ हो सकता था, जितने प्रश्नों के द्वारा ये पाठ आपको पूरी तरह तैयार होगा, इस पाठ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतने प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा। तो इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ 4 को कंठस्थ कराया जा रहा है। चलिए अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं बिना देरी लगाए हुए। पृथ्वी और हमारा जीवन बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, शक्ति के साधन का वर्गीकरण किया जा सकता है। शक्ति के साधन का वर्गीकरण किया जा सकता है परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत, गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत, उपर्युक्त दोनों के तहत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 1, शक्ति के साधन का वर्गीकरण किया जा सकता है परंपरागत ऊर्जा के तहत, गैर परंपरागत ऊर्जा के तहत, उपर्युक्त दोनों के तहत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत क्या नहीं आता है। प्रश्न नंबर 2, परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत क्या नहीं आता है। कोयला नहीं आता है, या पेट्रोलियम नहीं आता, या प्राकृतिक गैस नहीं आती, या जल विद्युत नहीं आता। प्रश्न नंबर 2, परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत क्या नहीं आता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जल विद्युत। तो परंपरागत ऊर्जा है कोयला, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, पर जल विद्युत परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। और प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी जल विद्युत ही सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु जल विद्युत को नहीं शामिल किया जा सकता, या पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा को नहीं शामिल किया जा सकता, या भूतापीय ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा को शामिल नहीं किया जा सकता, या बायोगैस को नहीं शामिल किया जा सकता, या पेट्रोलियम को शामिल नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3, गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जा सकता। परमाणु जल विद्युत को नहीं शामिल किया जा सकता है, या पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा को शामिल नहीं किया जा सकता, या भूतापीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा को शामिल नहीं किया जा सकता, या बायोगैस को शामिल नहीं किया जा सकता, या पेट्रोलियम को शामिल नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा पेट्रोलियम परंपरागत ऊर्जा का साधन है, गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन नहीं है।
तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? पीट नहीं है, लिग्नाइट नहीं है, बिटुमिनस नहीं है, या एंथ्रेसाइट नहीं है, या मैग्नेटाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? पीट कोयला, या लिग्नाइट कोयला, या बिटुमिनस कोयला, या एंथ्रेसाइट कोयला, या मैग्नेटाइट कोयला। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन देखने से ये ज्ञात होता है कि मैग्नेटाइट लोहा है। भाई मैग्नेटाइट लोहा है, कोयला नहीं है। मैग्नेटाइट लोहा है, ऊपर के चारों कोयला हैं, ऊपर के चारों कोयला हैं। कोयले का प्रकार नहीं है, तो यानी मैग्नेटाइट लोहा है, कोयले का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ई सही होगा, मैग्नेटाइट। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। पंपिंग सेट डीजल, रेल इंजन, मोटर कार किससे चलते हैं? पंपिंग सेट डीजल, रेल इंजन, मोटर कार किससे चलते हैं? डीजल तेल से, पेट्रोल तेल से, केरोसिन तेल से, या मीठा तेल से। प्रश्न नंबर 5, पंपिंग सेट डीजल, रेल इंजन, मोटर कार किससे चलते हैं? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा, ये डीजल तेल से चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त होती है? प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त की जाती है? पेट्रोलियम के साथ कुओं के भीतर से प्राप्त होती है, या स्थलीय भागों से निकाला जाता है, या सागर या महासागर के तटीय भागों से या तलीय भागों से निकाला जाता है, या उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं। प्रश्न नंबर 6, प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ कुओं के भीतर से प्राप्त होती है, स्थलीय भागों से निकाला जाता है, महासागर या महासागर के तलीय भागों से निकाला जाता है। तो ये तीनों जगह से प्राप्त किया जाता है। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। प्राकृतिक गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन के चलाने में, उपर्युक्त सभी कामों में प्रयोग आता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन के चलाने में, उपर्युक्त सभी कामों में प्रयोग आता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कामों में प्रयोग आता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन और नहीं भाई अनवीकरणीय नहीं है? अनवीकरणीय नहीं है।
प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अनवीकरणीय नहीं है? तो कोयला नहीं है, या पेट्रोलियम नहीं है, या प्राकृतिक गैस नहीं, या सौर ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ पे अनवीकरणीय वो साधन है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग न किया जा सके, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का एक बार प्रयोग करने पर दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये हो गए तीनों अनवीकरणीय। आपसे पूछा जा रहा नहीं, तो नहीं क्या है? तो नहीं में आएगा सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। जल विद्युत उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? जल विद्युत उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए देखें, बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। ऑप्शन ए, बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। ऑप्शन बी, जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। ऑप्शन सी, पंखों पर जलधारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखों पर जलधारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी। या ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। तो प्रश्न नंबर 10 से जल विद्युत उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? तो नीचे लिखे चारों ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन सही हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्रों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा के उत्पादन केंद्रों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो तारापुर महाराष्ट्र या रावतभाटा राजस्थान शामिल किया जा सकता है। तारापुर महाराष्ट्र में है और रावतभाटा राजस्थान में है। इन दोनों को तो शामिल किया जा सकता है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। ये भी परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, शामिल किया जा सकता है। काकरापार गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है। काकरापार गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है। अर्थात ऑप्शन सी के भी परमाणु ऊर्जा केंद्रों में शामिल किया जा सकता है। सी को भी कूदनकुलम तमिलनाडु में, हाँ भाई, कूदनकुलम तमिलनाडु में है, इसे भी शामिल किया जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न है, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्रों में किसे शामिल किया जा सकता है? तो इन सभी को यदि शामिल किया जा सकता है तो उत्तर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी को शामिल किया जा सकता है, सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई?
भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 10 अगस्त 1948 को, या 10 अगस्त 1972 को, या 10 अगस्त 1986 को, या 10 अगस्त 1974 को। प्रश्न नंबर 12, भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 10 अगस्त 1948 को, 10 अगस्त 1972 को, 10 अगस्त 1986 को, या 10 अगस्त 1974 को। तो भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 10 अगस्त 1948 को। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 10 अगस्त 1948 को, या 10 अगस्त 1972 को, या 10 अगस्त 1986 को, या 10 अगस्त 1974 को। प्रश्न नंबर 13, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 10 अगस्त 1948 को, 10 अगस्त 1972 को, 10 अगस्त 1986 को, या 10 अगस्त 1974 को। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई 10 अगस्त 1948 को, यानी प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? प्रश्न नंबर 14, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? 1951 में की गई, या 1952 में की गई, या 1953 में की गई, या 1954 में की गई? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं, या सौर विखंडन कहते हैं? प्रश्न नंबर 15, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? सौर विकिरण, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, या सौर विखंडन? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान में 4 गीगावाट से बढ़ाकर 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना
लक्ष्य कब तक रखा गया है? प्रश्न को फिर से समझें। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत जलवायु कार्य योजना 2025 तक या भारत जलवायु कार्य योजना 2030 तक या भारत जलवायु कार्य योजना 2035 तक या भारत जलवायु कार्य योजना 2040 तक। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत जलवायु कार्य योजना 2030 तक। भारत जलवायु कार्य योजना 2030 तक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है या कर्नाटक है या गुजरात है या राजस्थान है? तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में ये सभी राज्य अग्रणी हैं। सभी राज्य अग्रणी हैं। इसमें पूछा जा रहा सबसे अग्रणी। ये सभी पवन ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, पर प्रश्न है आपका सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबसे अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। भारत में पवन ऊर्जा के बारे में क्या सही है? भारत में पवन ऊर्जा के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए, भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। नदियों के किनारों पर स्थित भागों में पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। जहां तेज तथा लगातार हवाएं चलती हैं, यहाँ भी पवन निर्माण का ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। पवन ऊर्जा का निर्माण यहाँ भी पवन चक्कियों के समूह लगातार पवन ऊर्जा का उत्पादन क्रिया करते हैं या उत्पादन किया जाता है। पवन चक्कियों के समूह द्वारा पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है या समूह लगाकर पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर क्या सही होगा? अगर ये चारों माध्यमों से पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है तो उत्तर आपका सही होगा। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में है आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। तो उन अभ्यासों को देखें। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पाठ को सही तरीके से कंठस्थ करने का एक तरीका बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको कंठस्थ कराया जा सकता है और आपको कंठस्थ हो सकता है, परंतु आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसकी भी व्याख्या करना यहाँ आवश्यक है। तो चलिए आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न ए है, कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए। कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और स्पष्ट कीजिए। तो कोयला हमारे लिए उपयोगी है। कोयला हमारे लिए उपयोगी है जैसे रेल का इंजन बनाने के लिए उपयोगी है, कारखाने में ऊर्जा के रूप में उपयोगी है, जलयान चलाने के लिए उपयोगी है,
रसोई में खाना बनाने के लिए उपयोगी है, सीमेंट में उपयोगी है तथा विद्युत उत्पादन के लिए यह काम आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोयला हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ऑप्शन बी पे आ जाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है खनिज तेल कैसे निकाला जाता है। खनिज तेल कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, फिर भी सुधार किया गया है। तो पहले प्रश्न के बाद ए प्रश्न के बाद बी प्रश्न आता है, तो दोनों प्रश्नों के बीच में थोड़ा मिस्टेक हुई। ए प्रश्न की व्याख्या हो चुकी थी, अब बी प्रश्न को देखें, उसके उत्तर को देखें। तो खनिज तेल को बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा धीरे धीरे निकाला जाता है। खनिज तेल को बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा धीरे धीरे निकाला जाता है। यह खनिज तेल औषधि शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। यह खनिज तेल औषधि शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को खनिज तेल कहते हैं। खानों से निकले तेल को खनिज तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता। उपयोग में लाने से पहले इसको रिफाइनरी में साफ करके फिर उपयोग किया जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 हुआ। प्रश्न नंबर सी पे आ जाएं। ए भी हो गया है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न डी देखें। जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में किन ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर डी। जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में किन ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में जल विद्युत शक्ति, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में जल विद्युत शक्ति, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए। एक तरफ है कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा केंद्र। दूसरी तरफ है यूरेनियम, थोरियम, तारापुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मुंबई हाई एवं बांध। तो चलिए भाई अब मिलाने का प्रयास किया जाता है। कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा केंद्र।
तो चलिए कोयला को मिला देते हैं कहाँ से, कोयला झारखंड और छत्तीसगढ़ से। खनिज तेल को मिला देते हैं असम एवं मुंबई हाई से। अब पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा एवं परमाणु ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा को बांध बनाकर पैदा किया जाता है, ये हो गया। अब पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तारापुर है। और जल विद्युत ऊर्जा केंद्र हो गया पवन ऊर्जा के लिए यूरेनियम थोरियम। तो चलिए कोयला छत्तीसगढ़ झारखंड, खनिज तेल असम मुंबई हाई, पवन ऊर्जा यूरेनियम थोरियम, जल विद्युत ऊर्जा बांध और परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर। तो यहाँ पे ये सही जोड़ा मिलाया गया है। तो यहाँ पे एक पवन ऊर्जा को फिर से देख लें, कोयला झारखंड छत्तीसगढ़, खनिज तेल असम मुंबई, ये पवन ऊर्जा एक लिख दिया गया है। यहाँ एक ऑप्शन और बना देता हूँ, तमिलनाडु। फिर से देख लें, यहाँ पे कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र और एक ऑप्शन बना देते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, यहाँ पे एक ऑप्शन और दे देते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु। और आगे आइए, यहाँ पे देखिए एक और दे देते हैं, क्या भाई, परमाणु ऊर्जा समझिए। अब सही रहेगा, यहाँ पे दे देते हैं तमिलनाडु। चलिए अब मिलाने की कोशिश करते हैं। कोयला छत्तीसगढ़ झारखंड, खनिज तेल असम मुंबई हाई, पवन ऊर्जा तमिलनाडु, जल विद्युत ऊर्जा बांध, परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, और परमाणु ऊर्जा तैयार होता है यूरेनियम थोरियम से। समझिए, अब ऐसा मिलान, ये सही मिलान हुआ। वहाँ पे एक ऑप्शन इधर गलत था, एक इधर गलत था। अब कोयला को झारखंड छत्तीसगढ़ से, खनिज तेल को असम मुंबई हाई से, पवन ऊर्जा को तमिलनाडु से, जल विद्युत ऊर्जा केंद्र को बांध बनाकर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, और परमाणु ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम और थोरियम का। तो इस प्रकार ये 6 जो 5 थे वो 6 ऑप्शन किया गया, 6 बातों को मिलाया गया है। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।